स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो कि थर्ड सेमेस्टर में है। और इसकी देखिए हमने कुछ वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन उनके ना नोट्स वगैरह नहीं थे, वो हमारी पीपीटी पर वीडियो थी। तो हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है और मतलब क्या हम कवर करने वाले, पहले मैं आपको बता दूं। देखिए इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसकी ब्रांच, इसका स्कोप एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है, सब्जेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको पता चल जाएगा कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं और एज ए फार्मेसी स्टूडेंट इसका रोल क्या है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। और उससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि एक चैनल है मेडिसिन वाला, उस पर देखिए अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट है तो आपको मेडिसिन वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे मेडिसिन कैसे यूज़ होती है। तो वो मेरे फ्रेंड का चैनल है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जरूर से विजिट कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल वो आपके लिए होने वाला है। तो बात करते हैं देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है। और देखिए अगर आप अदर सब्जेक्ट के हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं ये भी आपको बता दूँ कि हम प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी जो है जस्ट मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास इसका जो पीडीएफ है, मतलब कि वो प्रिंट रूप में नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पक्का ले आऊँगा और मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है। सबसे पहले देखिए समझने के लिए बहुत ही आसान है। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, यानी कि उन सभी चीज़ों की स्टडी करना, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना जो कि बहुत ही छोटे हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि हमारे फंगस हैं, बैक्टीरियाज हैं, एल्गी हैं, प्रोटोजोआ हैं, वायरसेस हैं। तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं कि उनसे कौन से डिसीज हो सकती हैं, उनसे कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ बना सकते हैं, और उनको हम कैसे स्टेराइल कर सकते हैं, कैसे किल कर सकते हैं, तो वो जो सारी स्टडी है ना, वही कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल वगैरह भी हम इसी में स्टडी करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले जो बात करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो सिंपल सी टर्म है और मतलब कि पॉइंट्स आपको याद ही रखने हैं, समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं। बात करते हैं सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह सी है कि जो हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म थी सबसे पहले दी थी एक फ्रेंच केमिस्ट थे, लुइस पॉस्चर। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा रोल है। अभी हम वो भी देखेंगे हिस्ट्री में, मतलब आगे हिस्ट्री हम अभी देखेंगे इसकी। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो अभी हम देखेंगे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो वही सारी स्टडी हमारी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगी। लेकिन बात करें जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें एक वर्ड जुड़ा है फार्मास्यूटिकल। देखिए फार्मास्यूटिकल बोले तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि रिलेटेड टू ड्रग, यानी कि उन सभी माइक्रोब्स की स्टडी करना जिनसे हम कुछ ड्रग्स बना सकते हैं। लाइक जैसे कि आपको पता होगा हमारा एक वायरस अभी आया था कोरोना, तो कोरोना की जो वैक्सीन बनी है ना, तो वो भी कोरोना वायरस से ही बनी है। यानी कि वैक्सीन बनाना, विटामिन्स बनाना और एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं, तो उनको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो जो सारी स्टडी वो हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आती है, मतलब वो कहलाती है। तो ये आपने समझ लेना है। वही देखिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो स्टेरिलाइजेशन के मेथड होते हैं कि कैसे हम माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं, कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं उनको, और कैसे हम स्टेराइल प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो भी सारा कुछ इसी के अंदर आता है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही। तो यहाँ पे देखिए आप बात करें, ये जो नोट्स हैं सारे आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएंगे, और आपको जो है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट जरूर से कर लेना। तो अभी तक जो देखिए हमने कवर करा है वो इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स में आ जाता है। जैसे कि एक हमारे जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि एंटोनी वॉन लीवनहॉक, सॉरी फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो उनका रोल क्या है माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर लुई पॉस्चर का क्या रोल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या रोल है। तो इस तरीके से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है काफ़ी लेंथी हिस्ट्री है, लेकिन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो देखिए स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जो अरस्तु थे, देखिए जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल से भी वो डेवलप हो सकते हैं। तो ये अरस्तु ने बोला था। उसके बाद है रोगर बिकॉन। तो स्टार्टिंग डेज में क्या था कि ये नहीं पता था कि किससे हमें बीमारी होती है, तो उन्होंने रोगर बिकॉन ने सिंपली यही बोला था 13वीं सेंचुरी में कि जो हमें बीमारी होती है वो किसी छोटी चीज़ से होती है। उन्होंने उसको सीड नेम दिया था, या बोले तो जर्म नेम दिया था। तो ये स्टार्टिंग डेज की बात है, तो उन्होंने बस सिंपली यही बताया था। और उसके बाद देखिए एंटोनी वॉन लीवनहॉक आए, जिन्होंने
एक माइक्रोस्कोपी बनाई, खुद अपनी माइक्रोस्कोपी, और सबसे पहले जो बैक्टीरिया था उन्होंने ही देखा था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, जो कि 1676 में देखा था, और उनको नेम दिया था एनिमलक्यूल्स, और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी के नेम से जाना जाता है, और इनको हम फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, यानी कि इन्होंने ही माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी थी, आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे आपने पॉइंट ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए लाजारो स्पेलेंजाई, तो उन्होंने देखिए क्या बोला था कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं, उनको कल्चर मीडिया में हम ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने कल्चर मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये बोला था कि जो कल्चर मीडिया होता है उसमें जो जर्म्स आते हैं वो एयर के थ्रू भी आ सकते हैं, तो ये यहाँ पे उन्होंने बोला था। उसके बाद देखिए बात करते हैं जो लुईस पॉस्चर है, उनका बहुत ही बड़ा रोल है माइक्रोबायोलॉजी में, और उसी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, और टर्म माइक्रोबायोलॉजी भी इन्होंने ही दी थी। देखिए लुईस पॉस्चर ने जो है पोस्चराइजेशन की एक प्रोसेस बताई थी। उन्होंने बोला था कि अगर हम दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम आधे घंटे तक गर्म करते हैं तो उसमें जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और उसी प्रोसेस को पोस्चराइजेशन बोला था। तो ये है पोस्चराइजेशन, जिसमें इनका काफ़ी बड़ा रोल है। इसके अलावा इन्होंने देखिए फर्मेंटेशन के बारे में बताया था कि फर्मेंटेशन से हम बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हैं, और इन्होंने कुछ वैक्सीन्स वगैरह भी मतलब बनाई थी, जो कि रेबीज़ एंड एंथ्रैक्स इसके लिए बनाई गई थी। तो ये जो है इनका काफ़ी बड़ा रोल है लुईस पॉस्चर का। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आए थे हमारे जोहन टिंडल, तो उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी जो चीज़ है अगर हम उसको हीट कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोब ग्रो नहीं कर सकते, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, और उसी इन्होंने प्रोसेस को टिंडिलेशन बोला था। तो ये सिंपल सी बातें हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आए थे हमारे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, जिन्होंने 1827 में जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसके बारे में बोला था कि जो हम सर्जरी करते हैं तो उससे पहले हम माइक्रोब्स वगैरह को किल कर सकते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। उन्होंने जो है कार्बोलिक एसिड उसको एज ए स्प्रे के रूप में यूज़ किया था, और इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आए थे वो हमारे रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच का क्या काम था, उन्होंने देखिए ये उन्होंने मतलब कि सिद्ध किया था, उन्होंने ये बताया था कि जो डिसीज़ होती है उसमें बैक्टीरिया का भी काफ़ी बड़ा रोल है, और उन्होंने बैक्टीरिया को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर्स में वो भी बताया था। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जेलेटिन नेम का एक सॉलिड जो मटेरियल है वो यूज़ किया था, लेकिन जो फिलहाल ज़्यादातर अब यूज़ करते हैं वो अगार का यूज़ किया जाता है। तो यह है रॉबर्ट कोच का यहाँ पे योगदान। इसके बाद देखिए लास्ट में जो है वो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब उन्होंने फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक मतलब कि खोजी थी, जो कि हमारी पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस से फाउंड की गई थी, जो कि टबाकू के लीफ में था। तो उसके बाद तो ये समझो क्रांति सी आ गई थी माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। तो आपने केवल इतना यहाँ पर जो मतलब पूरी हिस्ट्री है ये आपने यहाँ से देख लेनी है। अब देखिए बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है वो है देखिए ब्रांचेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो क्या क्या यहाँ पे इसकी ब्रांचेज हैं, क्या यहाँ पे इसके स्कोप है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो बात करें जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की जो ब्रांच है वो हमने दो बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई करी है। इसको ही आप इसका स्कोप बना सकते हैं, यानी कि कैसे कि जैसे हमारी टैक्सोनॉमी है उसके बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है, और उसकी एप्लीकेशन या बोले तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी उसके भी कई सारी ब्रांचेस हैं। जैसे कि स्कोप की बात करें, जैसे कि सपोज हमारी साइंस है, साइंस में क्या है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसकी भी तरह तरह की ब्रांच है, तो वो भी हमारी साइंस का स्कोप ही है। तो इसी तरीके से जैसे टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी जैसे कि सबसे पहले उसमें आता है माइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फंगस, दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये इसकी ब्रांच भी है और यही इसका स्कोप बन जाता है। और दूसरा देखिए वायरोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, फाइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी, नेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ नेमेटोड, प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट। तो यहाँ पे देखिए जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना शॉर्ट में मैंने लिख दी है। अगर आपने देखिए डिटेल में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप हर एक के बारे में एकदम हेडिंग डाल के पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बस आपने मतलब समझ लिया कि किस में हम किसकी स्टडी करेंगे। तो ये तो है टैक्सोनॉमी के बेस पे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बेस पे कि क्या एप्लीकेशन है उस माइक्रोलॉजी की स्टडी करने के लिए, या बोले तो उससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि सबसे पहला मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें हम स्टडी करते हैं डिसीज की, यानी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन से बैक्टीरिया से मतलब कि कौन से डिसीज होती है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हमारी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम ड्रग की स्टडी करेंगे जो भी हमारी माइक्रोब्स वगैरह से मिलेंगी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि कैसे हम इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं, वो सारी स्टडी। तो ये जो है इसका स्कोप भी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, ये इसका स्कोप भी है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स का वैक्सीन्स बनाने में,
और भी हमारी कई एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने में और विटामिन्स बनाने में वहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोब्स का एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट है और कैसे हम कुछ माइक्रोब्स से हम अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की इन्वायरमेंट में कैसे वो ग्रो करते हैं माइक्रोब्स, उनका इम्पैक्ट क्या है हम पर और भी अदर जीवन पे क्या इम्पैक्ट है, तो वो सारी स्टडी हमारी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। वेटरिनरी, यानी कि जो इफेक्ट होता है हमारे एनिमल्स पे माइक्रोब्स का, उसकी स्टडी करते हैं, कौन सी उनसे डिसीज़ होती हैं, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, वो हमारी वेटरिनरी माइक्रोबायोलॉजी है। इसके अलावा फूड एंड डेयरी, यानी कि हम माइक्रोब से कैसे फूड वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं बेकरी वगैरह हम बनाते हैं, तो वहाँ पे उसकी जो इम्पोर्टेंस है वही सारा कुछ इसका स्कोप है, वही इसकी ये ब्रांचेस है। तो ये आपको सारा कुछ मिल ही जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। बात करते हैं यहाँ पे देखिए लास्ट में कि इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे लास्ट में बताना है। वैसे तो इम्पोर्टेंस में आप सारा कुछ ये भी लिख सकते हैं, सारी इम्पोर्टेंट ही है सारा कुछ इसके बारे में। फिर भी हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम माइक्रोब्स। तो देखिए जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वो हमारे माइक्रोब से ही बनते हैं। जैसे कि सपोज एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करना। तो जो बैक्टीरिया जो होता है, या तो उसी से हम उसको बना सकते हैं, या फिर कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस वगैरह है उससे हम बनाते हैं। जैसे कि हमारी पेनिसिलियम नोटेटम, जो हमारी एक सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जो कि हमारी पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हुई थी, पेनिसिलिन। तो ये जो है हमारा पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो हमारे क्या है, फंगस है, यानी कि वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो एंटीबायोटिक बनाने में काफ़ी बड़ा यहाँ पे इसका माइक्रोबायोलॉजी का रोल हो जाता है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन, विटामिन एंड वाइस सर्फेक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा इंसुलिन जो है ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, वो हमारा हार्मोन है। तो उसको ना हम माइक्रोब से भी मतलब कि ले सकते हैं, उनसे हम प्रोड्यूस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इसके अलावा वाइटामिन को भी हम ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे हमारे एंजाइम है, वैक्सीन है, जैसे कि कोरोना वैक्सीन अगर आई थी तो वो भी हमारी सारी किससे, माइक्रोब से ही मिल सकती है। इसके अलावा जो डिसीज़ होती हैं उनका जो ट्रीटमेंट, उसको डायग्नोस करना, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है। इसके अलावा स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना, माइक्रो फ्री प्रोडक्ट बनाना, यहाँ पे इसका रोल है। इसके अलावा जो हमारे फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, उनके प्रोडक्शन में माइक्रोबायोलॉजी का रोल है। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन, या जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको हम कैसे किल कर सकते हैं, वो सारे मेथड वगैरह सारी उसी में माइक्रोबायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाती है ये। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए लास्ट में जो है टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फार्मास्यूटिकल, जो भी हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं तो उनकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उसमें कोई माइक्रोब्स वगैरह तो नहीं है, कोई फालतू की चीज़ तो नहीं है। तो वो जो सारी स्टडी है उसमें काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का। तो यहाँ पे ये जो थी एक इंट्रो वीडियो थी, जो है सारा इतना लेक्चर हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम जो शॉर्ट में हम बात करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।